हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से जम्मू कश्मीर के सियासी दल हुए नाराज। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी में छाई मायूसी। साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली एक और सफलता। अवंतीपुरा मुठभेड़ में मारा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी। पिछले 3 महीनों से घर से था लापता। इस बार अमरनाथ यात्रा बहाल करने के फैसले की हुई सराहना। जम्मू के पर्यटन कारोबारी जता रहे सरकार का आभार। अप्रैल महीने से शुरू होगा यात्रा का पंजीकरण। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला जम्मू कश्मीर के कई सियासी दलों को रास नहीं आ रहा है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर सवालिया निशान लगाए हैं। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने कहा कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद ही निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और फिर भी हम उन्हें एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्हें कहा कि ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मसला है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर ने कहा कि इस फैसले के जरिए देश के बाशिंदों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है और जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क के निवासी हैं और कोई भी अदालत मुसलमानों को हिजाब से महरूम नहीं रख सकती है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाईकोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहां की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है हमारे मुल्क में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तमाम हिंदुस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका लिबास पहनना, ये सारी चीजें वाज़ेह हैं। वो हमारे मुल्क के संविधान ने, आईन ने हमें अलाउ की है। अब उसको कौन नकारने वाला है वो देखना उनका काम है। लिहाजा वो हिजाब पहनना कोई गलत बात नहीं है, वो मजहब के आईन मुताबिक है। इसमें कोई, चूंकि एक सेक्युलर मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ हमें आज़ादी है अपने मजहब के, कोई भी मजहब निभाने का, अपनाने का, और उसके हिसाब से हमें से इस्लाम में यह है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। ये तो एक अवलीन फर्ज है, शायद सब नहीं पढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा ही मतलब है कल कोई कहेगा हमें कि नहीं साहब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। ये हमारी मजहबी अकीदा एक है और हर एक को अकीदा अपने अकीदे के मुताबिक चलने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कोर्ट का डिसीजन कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। ये तो बहैसियत एक मुसलमान की जो मुझे लगता है कि मुझे इस्लाम के दायरे में रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, वो हम करेंगे, वो करते रहेंगे। इसमें कोई भी अदालत हमें ये नहीं कह सकती है कि हम क्या करें अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम करने में या क्या नहीं करें। साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा के चरसू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मारा गया है और इस आतंकी की पहचान ओवैस राजा निवासी सुभानपुरा बिजबिहाड़ा के रूप में की गई है, जो पिछले 3 महीनों से लापता था और बताया जा रहा है कि इसी अवधि के दौरान उसने आतंकवाद का दामन थाम लिया था और दरअसल आज तड़के चरसू इलाके के आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना के बाद यहां तलाशी अभियान चलाया
चलाया गया था। वहीं सुरक्षा बल जैसे ही इलाके में पहुंचे और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। वहीं सुरक्षा बलों ने भी तुरंत अपनी पोजीशन लेते हुए आतंकवादियों की गोलाबारी का जवाब देना शुरू कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन उन्होंने हथियार डालने से इनकार करते हुए गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा और इसी बीच जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। साल 2019 में से बाधित रहे श्री अमरनाथ जी की यात्रा इस बार बहाल किए जाने के सरकार के फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है। यात्रा के लिए अप्रैल महीने से पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा और इस फैसले से खासतौर पर पर्यटन कारोबारियों व दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। साल 2019 में यात्रा बीच में ही रोक दी गई थी और उसके बाद कोरोना महामारी ने सरकार को यात्रा बंद करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इस बार अब कोरोना से उपजे हालात में काफी हद तक सुधार होने के चलते यात्रा करवाने का फैसला लिया गया है और जिससे देश विदेश के शिव भक्तों को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई है। पर्यटन के साथ जुड़े वो लोग हैं, बेसब्री से पलकें बिछा के बैठे हुए हैं कि कब ये यात्रा शुरू हो और हम लोगों को मौका मिले। और इस पर एक्सपेक्टेशन भी है बहुत ज्यादा लोगों की आने की, क्योंकि जब यात्रा एक बंद हो जाती है तो लोगों को नेक्स्ट ईयर ज्यादा उम्मीदें होती हैं, जाने वालों की भी और लोगों को सेवा करने का मौका भी मिलने के लिए। आज जहां तक सवाल रहा, 25 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। बहुत उम्मीदें हैं कि यात्रा इस साल ज्यादा जाएगी, तकरीबन 10,000 एक ट्रैक की तरफ, चाहे पहलगाम हो या बाल्टल हो, तो तकरीबन 20,000 पे लोग जाएंगे और तकरीबन 40-45 यात्रा 9 लाख के करीब यात्रा जाएगी और हेलीपैड की अलग सी संख्या होगी। लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो यात्रा जो अमरनाथ यात्रा जो चलाना चाह रहे हैं, ये लोग चलानी चाहिए। कुछ भी हो, ये नहीं है कि अभी ये द्वारा भगवान ना करे ऐसी कोई बात हो जाए, कोविड आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन अभी सभी ने डबल डोज वैक्सीन की हुई है। हम नहीं ये चाहते किसी को भी रोका जाए। जिन्होंने जैसे वैष्णो देवी जा रहे हैं, सभी लोग कहीं भी जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी कोई जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जम्मू में खासकर ये रोक टोक है। किसी ने लखनपुर चेक करते हैं, कहीं कहीं और चेक करते हैं, डबल डोज चेक कर रहे हैं, कहीं भी आजकल ये है कि जिसको डबल डोज दिखाओ जाने देता है। हम ये चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं हम लोग, जिसको भी अगर बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए, डबल डोज देके उनका पंजीकरण किया जाए। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट चाहती है यात्रा चलानी है तो यात्रा चलेगी, और गवर्नमेंट चाहती है नहीं चलानी तो नहीं चलेगी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे गवर्नर साहब को, जिनकी अध्यक्षता में ये यात्रा होने जा रही है। अप्रैल में इसका पंजीकरण शुरू होगा। बहुत मुबारक वाली बात है पूरे जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम जैसे देखते आ रहे हैं कि यात्रा जो है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता रहा है। कोविड की समस्याएं या फिर आतंकवादियों का डर, तो पिछले 2-3-4 साल से यात्रा जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। और इस बार मुझे उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष से, बल्कि बाहर इंडिया के बाहर से भी जन सैलाब पूरा उमड़ेगा और बाबा भोले के दर्शन को जो लोग तरस रहे हैं उनको दर्शन करने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि दिक्कतें बहुत हैं। जैसे हमने पिछला साल देखा, कोरोना से लेके सिक्योरिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि यात्री हमें बताते हैं कि रास्ते में सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जगह जगह पे उतार के सिक्योरिटी की जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि सिक्योरिटी चेक जो है वो एक बार किया जाए, ताकि रास्ते में जो टूरिस्ट है, जो श्रद्धालु है, उसको बार बार गाड़ी से उतार के उसकी चेकिंग ना की जाए। पूरे कश्मीर वालों को प्रॉब्लम हुई है, यात्रा आने चाहिए। जितनी बढ़ के यात्रा आएगी, इतना जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को फायदा होगा। और पब्लिक आने चाहिए, रौनक होती है, दुनिया की रौनक है, दुनिया बार बार लोग आते हैं और हमें मिलते हैं, हमें खुशी होती है। ये यात्रा के सरकार को हम गुजारिश करते हैं और हाथ जोड़ के विनती करें, यात्रा चलाए और खुशी से चलाए, और सब जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को फायदा होगा। अच्छे रहेंगे, बस सबके दिन अच्छे आएंगे। बड़े खुश होते हैं हम सारे।
चोरों का कोई भी दीन, ईमान और मजहब नहीं होता है और इसका जीता जागता सबूत देखने को मिला है पुंछ में, जहां चोरों ने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा कर अपना पेट भरने वाली एक महिला को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने किराए पर रह रही इस महिला के आवास में सेंध लगाकर इसकी जीवन भर की पूंजी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की इस वारदात के समय हमीजा भी नाम की ये महिला घर पर नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने अपने मंसूबों को अंजाम दे दिया। वहीं बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। मैं किसी ने कहा रहा थी कि यहाँ पता कर, उधर उस वेले आई होंगे, मेरे ताले बजे न, मेरा सारा कुछ अंदर लुटी, कोई ले गया। ठीक, मैं हाथ जोड़नी है, पुलिस भी आई है अभी, सवेरे देखी फोटो यूट्यूब बनाई ले गई है। मैं हाथ जोड़नी है आज भी सब के, मेरा घर मेरे चोर पोड़न, मैं दिहाड़ी लोगों ने पोछे मारनी है, मजदूरी करनी है। मैं गरीब लावारिस औरत हूँ, कल तरह नहीं, मैं किराए पर रहनी थी, अपना इतना कोई चोरी था, मेरा सारा कोई लुटे गया। ठीक, मैं हाथ बनी सवाली हूँ, मैं गरीब नहीं ना, किराएदार नहीं ना, मेरा चोर पोड़न। ये हमारे मोहल्ले में रहती है, हमारी कजन है। ये बहुत ही गरीब है, लोगों के घर में जाके बर्तन वगैरह साफ करके और मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोजी बसर करती है। तो हमारी हेड एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, जिस आदमी ने इसका घर लूटा है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिस आदमी ने ऐसे गरीब औरत को, मस्कीन को नहीं छोड़ा, तो हेड एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मोहल्ले में छानबीन की जाए, किस आदमी ने इसका घर लूटा है उसको पकड़ा जाए। सुरनकोट के लोगों को सरकार ने मुंह मांगी मुराद दे दी है। सुरनकोट के मुंडे मार्ग से टोला मुमताज तक सड़क के निर्माण का काम शुरू हो गया है और जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इस सड़क का निर्माण डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी व अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया है। वहीं सड़क संपर्क से जुड़ने पर सुरनकोट के इस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मैं आज इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये क्योंकि इस इलाके के बीच में बिल्कुल कोई सड़क नहीं थी, अब ये रोड कनेक्टिविटी से इस इलाके की तरक्की होगी। और मैं यहाँ की जो R&B के AWE साहब और उनकी टीम है, इनको मुबारकबाद करता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट किए। और जिस तरीके से मैंने DDC इलेक्शन के बाद पिछले तकरीबन 1.25 साल में जिस तरीके से जितने प्रोजेक्ट नाबार्ड में टेकअप किए थे, तकरीबन 10 सड़कें जो हैं वो 1 साल के अंदर हमने सैंक्शन करवाई, जिसकी शुरुआत जो है अगले कुछ दिनों में और टेंडर्स लग जाएंगे। और ज्यादातर जो दूर दराज इलाके थे जहाँ सड़कें नहीं थे पिछले 50 सालों से, वहाँ सड़कें इंशाल्लाह बननी शुरू होंगी। इस बार मैंने फिर जो है 12-13 सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट्स मूव किए हुए हैं। पिछले साल 10 सड़कें जो हमने अप्रूव करवाई हैं। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि यहाँ सारे हमारे इलाके के जो PRIs हैं, सरपंचीज हैं, उनको साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर सारे इलाके जो है उसमें कनेक्टिविटी रोड्स की जो है वो दी जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी से ही सारी डेवलपमेंट है। कोरोना महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम होने के कारण अब दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की मुहिम भी शुरू हो गई है और इस बाबत अखनूर के उप जिला अस्पताल में आज लगाए गए शिविर में कई दिव्यांगों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें ये प्रमाण पत्र सौंप दिए गए। वहीं कोविड के चरम पर अब रहने के कारण ऐसे शिविरों पर रोक लगा दी गई थी और अब ये सिलसिला फिर से शुरू होने पर दिव्यांगों ने भी राहत की सांस ली है। भी होते हैं, इसलिए सारा जो है पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके, सारा देख के, छानबीन करके लिखना होता है। इसलिए हमारी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का बन जाए। इसलिए 4 बजे तक हम ये होता है वो हम एग्जामिनेशन करके देखते हैं किसका कितना है, वो उसके लिए हमारा पूरा रूल बुक है, तो उसी को फॉलो करके तो हम उसको असेस करके जितना जितना परसेंटेज जिसका बनता है उस हिसाब से हम लिखते हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने उनकी मांगे संसद में उठाने के लिए पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सांसद जुगल किशोर का आभार जताया है। फ्रंट ने चेतावनी दी है कि यदि डेली वेजरों की सुनवाई न हुई तो वो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज हमारी डिटेल डिस्कस यहाँ पे हुई और इत्तेहाद मुलाजमिन कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की इस महीने के एंडिंग में कश्मीर में SKICC में होने जा रही है। और उसके अलावा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और जुगल किशोर शर्मा जी ने रात पार्लियामेंट में बयान दिया है, उनका हम वेलकम करते हैं।
और जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबी डिमांड है, इस मसले को हल किया जाए। अगर ये मसले हल नहीं होते हैं तो इत्तेहादी कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर में जो है दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी यहाँ पे नताइज होंगे उसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। विश्व उपभोक्ताओं अधिकार दिवस पर जम्मू की पुरखो पंचायत में प्रशासन की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में टीएसओ बलवाल नजीर अहमद और उनकी टीम ने उपभोक्ताओं अधिकारों की जानकारी लोगों को दी और लोगों को बताया गया कि कानूनी रूप से उन्हें इन अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी छूट है और कहीं भी किसी किस्म की ठगी होने पर वो संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम, इसी के रिलेटेड कि क्या एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और उसको कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। ज़्यादातर हमने ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड हमने बात की, जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे का होता है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन होती है, एम-पे से होती है, उनके रिलेटेड हमने यहाँ लोगों को बताने की कोशिश की कि आपने उसमें जो कभी कभार जो है किसी के साथ धोखाबाजी होती है उससे कैसे बचा जाता है, उन्हीं चीज़ों पे हमने बात की। साथ में जैसे हर बंदा आदमी जो है इस वक्त जो है वो कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो कंज्यूमर होता है, तो उसको अपने उन चीज़ों का, उन बातों का ख्याल रखना है कि मैं अगर कहीं कोई आदमी जो है किसी मार्केट में जाता है उसको वहाँ पे ख्याल रखना है कि मैं कौन सी चीज़ दे रहा हूँ, क्या मुझे ये सही रेट से मिल रही है या ये कोई एक्सपायर नहीं है। तो उसी के रिलेटेड हमने आज ये प्रोग्राम था ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। वहीं विश्व उपभोक्ताओं दिवस पर भी कुछ दुकानदारों ने लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं आए हैं। डोडा में आज फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने पुलिस के सहयोग से एक मुहिम चलाकर लोगों से ज्यादा दाम वसूलने और साफ सफाई न रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की है और कई दुकानदारों के चालान भी काटकर उन्हें सबक भी सिखाया। ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में अगर वो मुनाफाखोरी से बाज न आए तो उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हमने रेट चेक किए, जहाँ कहीं हमें लगा गलत था उसको हमने फाइन किया, हदायत की कि नेक्स्ट में ऐसा मौका नहीं देना। दूसरा हमने देखा कि कई जगह रेट लिस्टें नहीं थी, इनको कहा कि आप अपने कंसर्न तहसीलदार से अपनी रेट लिस्ट जो है मार्केट की वो बनवा लो, जहाँ नहीं है। तो सब्जी वालों को क्या, कंडे वालों को, मेट्रोलॉजी वालों ने हदायत की कि अपने कंडे को पास करवा लो। कितने चालान आपने अभी तक हमने इसमें को 15 चालान किए, जिसमें अभी तक 3700 रुपया जुर्माना हुआ मार्केट में। जब भी मार्केट जाए तो देखें, अगर सब्जी ठीक है तो ही ले, नहीं तो उनको इसकी शिकायत अपने कंसर्न अफसर में करे ताकि वो जो भी वहाँ कमी है वो दूर हो जाए। आगे ईद है, आगे दिवाली है और लोगों के लिए हमें साफ सफाई रखवानी है और रेट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, वही जो है जो फिक्स रेट है। इसके अलावा मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। मेरी दुकानदारों से अपील है कि आगे आने वाले बड़े दिन हैं, क्या कहते हैं, ईद है, रोजे हैं, दिवाली है, इस पर लोगों का वो तावन करें, किसी से ज्यादा रेट वसूल ना करें और ये ना सोचें कि अभी इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है। जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर सोमवार को कबाड़ के गोदाम में लगी आग से मची तबाही से प्रभावित हुए प्रवासियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उपराज्यपाल ने मृतकों के परिजनों व घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा तो कर दी है, लेकिन प्रभावियों के सिर से छत छीन चुकी है और इनकी जमा पूंजी भी आग में राख होकर रह गई है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं व अन्य लोग फिलहाल इनकी मदद कर रहे हैं और उन्होंने भी इन लोगों के रहने का बंदोबस्त करने की अपील की है। आपको बता दें कि सोमवार शाम को पेश आए इस हादसे में एक महिला और बच्चे समेत 4 लोग मारे गए थे और 1 दर्जन के करीब घायल हो गए थे। मैं काम पे गया था, अचानक 5:30 बजे, पौने 6 बजे अचानक आग लग गया उधर। फिर काम से आके देखता हूँ उधर सारा धुआं निकल रहा है। हमारा बंदा मर भी गया है, तो कोई बचा भी हुआ है। तो मेरा फैमिली का अभी बहुत दिक्कत हो गया, बंदा और भी जाने वाला है, मरने वाला है। अभी भगवान ने क्या किया पता नहीं, हमने उसमें क्या गलती था क्या था हमने देखा ही नहीं, हम काम पे था। उधर अचानक इतना नुकसान हो गया, हमें मालूम भी नहीं पड़ा।
आजकल क्या है, पैसा तो देखिए हमारा बंदा ही नहीं है, पैसा तो बराबर होता नहीं। अभी जिसका मर चुका है, अभी उनको लिए हमारा लिए कुछ ऊपर सरकार ऊपर तरफ से कोई प्रशासन से मदद करेगा तो हमारा बंदा थोड़ा खुश रहेगा। सब दुखी परियाल है। मैं तो ये गवर्नर महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो 5-5 लाख रुपए जो जिनकी डेथ हुई है उनको अनाउंस किया है, लाख रुपए जो इंजर्ड हुए हैं उनको किया है। मैं गवर्नर महोदय से एक अपील और करना चाहता हूँ कि जो ये बेचारे यहाँ पे रहा करते थे उनकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त कर दें, ताकि जो परिवार जहाँ से डिसेबल हो चुके हैं उनका कोई देख रेख के लिए कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ बना दे कि उनको कहीं झुग्गी बना के दे दें, कहीं रहने के लिए उनका कोई बंदोबस्त कर दें। है तो वो भी इंसान ही, इंसान का भला करना इंसान का ही काम है। और मैं गवर्नर महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ और खास करके मैं फायर सर्विस का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का उनका बहुत हम गवर्नर महोदय से उन्होंने तो का अनाउंस भी किया कि 5-5 लाख रुपया जो जिन डेथ हुई है उनको दिया है और 1-1 लाख जो इंजर्ड है 25-80 हजार जो कम इंजर्ड है उनको दिया है। मैं एलजी साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको हेल्प दी है। अभी तो उनको चर्च में रखा हुआ है, अब देखते हैं कि मतलब कैसे उनको रखना है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही करेंगे गुहार के कैसे उनको रखना है। परिसीमन आयोग की ओर से कुछ संशोधनों के साथ मसौदे को सार्वजनिक करने के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्मा गई है। मसौदे के सार्वजनिक होने के बाद सियासी दलों के नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं परिसीमन के मसौदे को लेकर भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि हर क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय हो, आयोग ने इसका प्रयास किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी के दोनों सांसद अपनी आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं और अब गेंद जनता के पाले में है। उधर आम आदमी पार्टी के मुताबिक जनता की जो भी आपत्तियां हैं उन्हें परिसीमन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हदबंदी की गई है उसको दर्शाया गया है और कुल मिलाकर के सभी के साथ न्याय हो इस प्रकार की कोशिश की गई है। हमें उम्मीद है कि सभी को बराबर, चाहे वो एरिया वाइज हो, चाहे वो टेरेन का हो, चाहे वोटर का हो, मद्देनजर रख के इसको किया गया है। तो इसके बाद 21 मार्च तक इसके लिए ऑब्जेक्शन भी लोगों से मांगे गए हैं। अभी भी जिन लोगों को लगता है कि कोई तहसील या कोई पटवार हल्का उसके बारे में, तो उसके लिए वो अपने व्यू दे सकते हैं। कुल मिलाकर के एक न्यायपूर्ण ये होगा, हमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा महसूस करती है। और पहले जो 1996 में डिलिमिटेशन हुई थी उसमें बहुत सी खामियां थी और खास करके वो लगता था कि किसी पार्टी विशेष के लिए वो बनाई गई है और उसी कारण से उन्होंने 2026 तक ये भी प्रावधान कर दिया कि ये डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकती। तो काफ़ी उससे जनता भी परेशान थी और समय समय पर आवाज़ भी उठती थी। अब जो डिलिमिटेशन बना है तो हमें उम्मीद है कि जो भी होगा वो लोगों के हित को देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूंसी के हितों को देखते हुए होगा। देखिए, हमारी पार्टी के जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स थे, 3 के 3 उसमें एसोसिएट मेंबर थे। उन्होंने ऑलरेडी 2 बार ऑब्जेक्शन फाइल किए। उसमें से कुछ मानना या नहीं माने वो तो उनकी बात है, लेकिन अब जो है वो पब्लिक डोमेन पे उन्होंने डाल दिए हैं फॉर ऑब्जेक्शंस और 21 तारीख तक पब्लिक उसके ऑब्जेक्शन देंगे। तो जिन को ऑब्जेक्शन देने होंगे वो देंगे 21 से पहले। इंतजार था कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है वो अपडेट हो, कोई पब्लिक डोमेन में आए, वो आज आ चुकी है। जैसे कि उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया हुआ है ऑब्जेक्शन और सजेशन के लिए और 28-29 को डिलिमिटेशन कमीशन जो आ रही है उसके लिए भी हमारी जो पार्टी है, जो भी जनता की सजेशंस होंगी वो हम उनके आगे रखेंगे, जो ऑब्जेक्शन होंगी वो हम रखेंगे। और बड़ी देर से इंतजार है और हम ये चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाए, चुनाव करवाए जाए और स्टेट का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए। गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए और हमारी यही डिमांड है। जो भी जनता के सजेशन होंगे, जो ऑब्जेक्शन होंगे वो हम लगाएंगे। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।